सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सज़ा हो गई। इस सज़ा के होने के बाद में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ सामने आया वो ये कि वो अपील में जाएंगे, लेकिन जो मुज़ाकराती अमल हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी था उस पर यह फैसला किस हद तक असरअंदाज होगा, क्योंकि जो बयानात हैं उनमें मज़ीद तेज़ी आ चुकी है, चाहे वो हुकूमती साइड हो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया पर मुसलसल एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हुकूमत के खिलाफ, रियासत के खिलाफ। मुसलसल इस फैसले के बाद में उसमें बल्कि मज़ीद तेज़ी आ चुकी है और हुकूमत की जानिब से भी ताबड़तोड़ जवाबात का सिलसिला जारी है। अता तारड़ हो, इरफान सिद्दीकी साहब हों या आज़म नज़ीर तारड़ साहब हों या ख्वाजा आसिफ साहब हों, सभी की तरफ से बयानात का सिलसिला जारी है। और आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने यह कहा कि सबके ज़राए आमदन होते हैं, ज़रा बानी पीटीआई बताएं उनके ज़राए आमदन क्या है। फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी शिकवे शिकायत की है। उन्होंने कहा कि आप हमसे भी बात कर रहे हैं, बैकडोर भी मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि छोटे मोटे खिड़की दरवाजे वहाँ से भी झांकने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिसाइड कर लें फ्रंट डोर से आना है या बैक डोर से आना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी है उनका ट्विटर हैंडल है, उसकी तरफ से फिर ट्वीट किया गया, जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम या हुकूमत हो उसको बदनीयत कहा गया। तो उस पर भी जवाब सामने आया कि इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि अगर हम बदनीयत हैं तो भाई हमसे फिर बात क्यों कर रहे हो, किस करवट बैठेगा ये मुज़ाकरात का। इस पर प्रोग्राम में बात होगी आगे चलकर। बात गज़ा में अमन मुआहदा हो चुका है और वहाँ इसराइली काबीना के अंदर भी अब बाकायदा तौर पर यह अमन मुआहदा पेश कर दिया गया जो हमास से अमन मुआहदा हुआ। मुस्तकिल अमन गज़ा में कब कायम होगा, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे अमेरिका का 47वां सदर पॉलिसियों में क्या तब्दीली लेकर आएगा, पाकिस्तान के बारे में, खारजी मामलात अमेरिका के कहाँ पर होंगे, कश्मीरी किस हद तक उम्मीदें लगा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, और अफगानिस्तान जो इस वक्त दहशतगर्दी का मरकज़ है उस बारे में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियाँ क्या होंगी, गैर कानूनी तारकीन वतन वीज़ा पॉलिसी में नरमी और टैरिफ के में जो रद्दोबदल की बातें की गई हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। इस तमाम तर सूरत हाल में अमरीकी क्या सोच रहे हैं और दीगर जो आलमी ताकतें हैं, आलमी दुनिया है, वो डोनाल्ड ट्रंप के बरसर इख्तियार आने के बाद में अमेरिका में और इंटरनेशनल वर्ल्ड में क्या तब्दीलियाँ होती देख रही है। इस पर प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम में हम पहले बात कर लेते हैं डायलॉग प्रोसेस की। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आने के बाद में इस वक्त डायलॉग प्रोसेस कहाँ पहुँचेगा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इख्तियार वली साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं इख्तियार साहब आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस फैसले को लेकर अपील में जा रही है और पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है, पहले ही कहा जा रहा था फैसले में कुछ भी नहीं है, अब हम अपील में जाएंगे, आगे जाकर देखते हैं कि क्या होता है इसमें। आप क्या समझते हैं पीटीआई की जानिब से जो डायलॉग प्रोसेस है इस तरह के बयानात को लेकर वो कितना फ़र्क पड़ेगा उससे, क्योंकि एक तरफ तो पीटीआई आप लोगों से बात कर रही है, दूसरी तरफ इरफान साहब भी इशारे दे रहे हैं, हुकूमत को वाकई लग रहा है कि पीटीआई संजीदा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जवाब। देखिए सबसे पहले तो बात यह है ना कि 190 मिलियन पाउंड केस था क्या, जो आपने अभी कहा ना कि सोशल मीडिया पर पीटीआई की जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो रियासत पर भी हमले कर रही है, पाकिस्तान की हुकूमत पर भी कर रही है। मतलब सिंपल एज दिस के इमरान है तो पाकिस्तान है, इमरान नहीं तो कुछ भी। इनका मोटो ये है, क्योंकि इनकी रेड लाइन इनका इमरान है और हमारा रेड लाइन, जो हमारी रेड लाइन है वो पाकिस्तान है। 190 मिलियन पाउंड केस था क्या, थोड़ा सा कौम को सादा अल्फाज में ही बता देते हैं, क्योंकि अक्सर लोग बैठकर कानून की और उसकी किताब जब खोल के बैठते हैं और उस जबान में बात करते हैं तो लोगों को ज्यादा समझ नहीं आती। ये चोरी का पैसा था। 190 मिलियन पाउंड तकरीबन 80 अरब रुपए से जायद बनते हैं। 80 अरब लगभग 100 अरब रुपए, यानी करीबन 1 खरब रुपए होते हैं। ये लंदन में पकड़े गए, नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया की एजेंसी है उन्होंने पकड़े और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी कौम की मिल्कियत है, ये पाकिस्तानी अवाम की मिल्कियत है। उन्होंने वो पैसे पाकिस्तान को वापस कर दिए, वापस भेज दिए।
वो पैसे जब आए तो उस वक्त इमरान खान ने उसको मोनोपलाइज किया, मलिक रियाज के साथ डील की। ये पैसा मलिक रियाज ही लेकर गया था बरतानिया में, और इमरान खान ने उसको बोला कि मुझे फला जमीन लेके दो। जमीन लेके दी। अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया, और वो पैसे बजाय इसके कि वो जाएं और वो अकाउंट नंबर 1 रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में जमा हो, वहां पर जमा नहीं हुए वो, बल्कि मलिक रियाज को जो जुर्माना था उसके अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। तभी वहीं पर ये सारी कहानी शुरू होती है कि इमरान खान ने उसकी मंजूरी बहैसियत वजीर आजम मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अपने इख्तियारात का गलत और नाजायज इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने जमीन ली थी 500 कनाल की अलकादिर ट्रस्ट के लिए, और बंद लिफाफे में वुज़रा को, अपने काबीना को कहा कि आपने ये खोलना नहीं है, बस मुझ पे ट्रस्ट करें और एतबार करें, तो आप अंगूठे लगाएं, दस्तखत करें और यहाँ से चलते बने। वो पैसे जब अकाउंट नंबर 1 में जाने की बजाय मलिक रियाज की मनी लॉन्ड्रिंग में गए। बिल्कुल ठीक है। ये तो सब कुछ जो केस में हुआ, ये पाकिस्तानी कौम भी पिछले कई दिनों से सुन रही है, आप लोग भी बता चुके हैं। सर मैं जरा डायलॉग प्रोसेस के हवाले से आपसे जी चंद सेकंड दे दें। जी जी जी। और इसके हवाले ये 500 कनाल की जो जमीन थी वो इमरान खान की फ्रंट वोमेन जो थी फरा गोगी, जिसको फरा शहजादी भी कहते हैं, उसके नाम ट्रांसफर हुई। और फिर मलिक रियाज की बीवी को रोज फरा शहजादी कॉल करती थी कि बुशरा बीबी को 6 केरात की अंगूठियां चाहिए, 6 केरात के नेकलेस चाहिए, 6 केरात के पायल चाहिए, 6 केरात के कड़े चाहिए, और फिर वो शॉपिंग डेली हुआ करती थी। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ करप्शन। जो ये कहते हैं कि ये चले अब ये तो जो कुछ हुआ, ये तो माजी का किस्सा बन गया। जरा ये बताइए, अब इस फैसले के बाद में जो डायलॉग प्रोसेस आप लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चल रहा है, इस फैसले के असरात उस पर पड़ते देख रहे हैं? मैं देखें, आपको मैं पहले भी इस पे अपना वर्डिक्ट दे चुका हूं। तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त पूरे फुल थ्रॉटल के साथ है। पाकिस्तान में 3 वो कार्ड होते हैं जो प्ले करके आप अपनी मरकजी सियासत या अपनी फेम को बढ़ा सकते हैं या उसको थोड़ी देर के लिए दवाम दे सकते हैं। एंटी अमेरिकन नैरेटिव वो इमरान ने ले लिया था, एंटी एस्टैब्लिशमेंट वो इमरान ने ले लिया था, और प्रो इस्लामिक टच ये भी इमरान ने ले लिया है। इन 3 चीजों में से कोई एक चीज भी नहीं था। उसकी गाड़ी दौड़ती नहीं है, उसकी गाड़ी भागती नहीं है, और ना ही उसकी जो फॉलोइंग है वो उस तरह बरकरार रहती है। इमरान के साथ मुज़ाकरात में बैठकर आप कोई भी बात करें, उनके कोई भी मुतालिबात आप माने ना माने, द ओनली थिंग विच सूट्स हिम दैट इज टू बिल्ड अ न्यू नैरेटिव। वो अपना नया नैरेटिव बनाएंगे, और 31 तारीख के बाद आप देख लेंगे कि इनका नैरेटिव क्या निकलता है। पहले मैं तो 2 वजीर आजम को देखा है। एक नवाज शरीफ था जिसको नाहक सजाएं सुनाई गई, उसने कहा मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूं। एक हमने आज ये भी देखा है जो कहते हैं कि हमने अपना मामला ट्रंप पे छोड़ दिया। तो लेट्स सी कि इनके साथ क्या होता है। हमने तो देख लिया, हमने तो फेस कर लिया, और ये अभी भी मैं कहता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं बने हैं। जो इनका बिहेवियर है, जो इनकी मीडिया है, सोशल मीडिया है, अभी तक वो उन्होंने बिहेव करना नहीं सीखा। इनको चाहिए कि ये वक्त से सीखें, ये पाकिस्तान के कौमी इदारे में आए। चले नदीम साहब से पूछ लेते हैं कि क्यों नहीं सीख रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब, इख्तियार वली साहब का पॉइंट आपने यकीनी तौर पर सुना। अता तारड़ साहब के भी स्टेटमेंट के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप उस पर भी मुझे रिस्पॉन्स करें। अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि हर किसी का ज़राए आमदन होता है, मानी पीछे अपना ज़राए आमदन नहीं बताते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जवाद साहब। देखें, अता तारड़ साहब का अपना जरिया आमदन किसी को नहीं बनता, ना और दीगर चीजों का किसी को मालूम। मैं आपसे गुजारिश कर दूं, इमरान खान एक नाम है। अता तारड़ जैसे लोगों की तनकीद से ना इमरान खान को कोई फर्क पड़ता ना पड़ेगा। मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है। अभी मेरे भाई ने एक मिसाल दी कि जी नवाज शरीफ साहब ने अपने मुकदमात अल्लाह पर छोड़ दिए और इनको अमेरिका पे भरोसा है। हमें कल भी भाई अल्लाह पे भरोसा था और आज भी अल्लाह पर भरोसा है। और ये जिस का चबा चबा के 190 मिलियन पाउंड और 80 अरब फरमा रहे हैं, वो अल कादर यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहां पर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दी जानी थी। इनको इस बात पर अगर तकलीफ होती है तो ये इवन फील्ड के महलात बेचकर 2-4 यूनिवर्सिटियां बनवा दे पाकिस्तान में।
ये जाती उमरा का 1800 कनाल का घर वक्फ कर दे और 2, 4, 5, 6 यूनिवर्सिटीज बना दे पाकिस्तान में। इन्होंने महलात बनाए, इन्होंने प्रॉपर्टियां जायदादें बनाई, उस शख्स ने यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल्स बनाए। यही फर्क है इमरान खान में और इन कारोबारी पेशावर तिजारती सियासतदानों में। हमें तो कोई ना इस पर परेशानी है, 100% अंदाजा ये था। ये पहले अदालती फैसले हैं, तारीख के पहले फैसले हैं, जिनका 4-5 रोज पहले अनाउंसमेंट हुकूमती तर्जुमान करते हैं। आप 3-4 रोज का मीडिया उठाकर देख लें, तमाम हुकूमती वुज़रा बता रहे थे 14 साल सजा होगी, 15 साल सजा होगी, 10 साल सजा होगी। आपको एक गुजारिश कर दूं, नए नैब लॉज के मुताबिक जो नई तरमीम की है नैब लॉज में, इसी गवर्नमेंट ने की है। वो डिसीजन जो कलेक्टिव प्लेटफॉर्म से होगा, वो कोई फेडरल कैबिनेट करे, प्रोविंशियल कैबिनेट करे, मतलब कलेक्टिव डिसीजन जिसमें एक से ज्यादा लोग शामिल होकर फैसला करेंगे, वो नेक्टा का हो, पेमरा का हो, किसी भी अथॉरिटी का हो, वो नैब के दायरे अख्तियार में नहीं आता। ये तरमीम इसी दौर में हुई है जिस दौर में ये गवर्नमेंट बैठी हुई है। अब इन्होंने एक ये अपने ज़हन में तस्वुर कर लिया कि हम इमरान खान को सियासी मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते, हमें उससे शिकस्त फाश हुई है। 8 फरवरी को पूरी दुनिया जो कह रही है, हमने फॉर्म 47 नहीं देखना, हमने दुनिया का देखना, दुनिया क्या कह रही है। अभी आपने कहा जी अमेरिका में 47वें सदर उनके ओथ ले रहे हैं 20 तारीख को, वहां 47वां सदर है और पाकिस्तान में फॉर्म 47 की हुकूमत है। ये फर्क है दोनों मुल्कों में। लेकिन जो मैं खुशियां देख रहा हूं हुकूमती तर्जुमानों की, जो मैं इनके तंज और तीर के और तकब्बुर से भरे हुए फिक्रे सुन रहा हूं, ये वक्त आएगा इंशाल्लाह करीब, ये केस लॉ पॉइंट पे हाई कोर्ट में सेटिस्फाइड होगा। फिर मैं अख्तियार वली भाई को जाऊंगा ना नौशहरा, इनसे कहूंगा जी आप बताएं कि आप जैसा शाइस्ता, शुस्ता, खूबसूरत शख्स सिर्फ अपनी क़यादत के लिए इतने सारे मतलब झूठ बोलता रहा, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता। चलो हम अगर किसी पार्टी को के साथ है भी सही जवाब साहब, तो कौन सा ये हदीस में लिखा है कि हमने अपनी लीडरशिप को खुश करने के लिए हक को हक नहीं कहना, बातिल कहना है, हमने दिन को दिन नहीं कहना, रात कहनी है। इख्तियार वली साहब काफ़ी ताबड़तोड़ सवालात भी आपकी तरफ छोड़े हैं और बड़ा भरपूर जवाब नदीम कुरैशी साहब ने आपकी तरफ दिया, जो भी आपने एतराज़ात उठाए थे। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ, ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि जो मुतालबात हैं डायलॉग के हवाले से वो आप लोग रिटर्न मांग रहे हैं, उस पर PTI ये कह रही है कि अगर हम लिख के दे दें तो आप लोग फिर NRO की तशहीर करेंगे उस पर, ऐसा है? देखिए, एक तो मैं नदीम भाई को ये बताऊं ना, और जवाब आपसे भी ये मेरा सवाल ही आप लेने, ज़िमनी कहें, सानवी कहें, जो भी सालाना कहें, जो भी हो जी, ये जो ज़मीन थी यूनिवर्सिटी की या अल-कादिर ट्रस्ट की, ये आपके नाम पे क्यों ट्रांसफर नहीं हुई, ये मेरे नाम पे क्यों नहीं हुई? और फराह शहजादी क्या शोहरत रखती है इमरान खान के 4.25 साल हुकूमत में, ये किसको नहीं पता। वही तो मेन किरदार है जिसके हाथों से बयाने लिए जाते थे और काम वजीर आजम हाउस और वजीर आला हाउस पंजाब से हुआ करते थे जी। तो ये जमीनें उनके नाम पे के ट्रांसफर हुई हैं, तो यही से देखिए, मुझे पाकिस्तान की प्रोसिक्यूशन कितनी मजबूत है, यहाँ की अदालतों के फैसले कितने सस्टेन करते हैं, वो एक अलग बात है। चलिए इख्तियार साहब, फैसला तो जो आना था आगे, मैं एक्चुअली डायलॉग प्रोसेस पे बात करना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं जरा थोड़ा सा नदीम भाई को बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा मजहबी घराने से इनका भी ताल्लुक है, कुरैशी हैं, कि जो लोग अपने मफाद के लिए खेलते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। और आप ये टीवी का शो जब खत्म हो जाए, बटन ऑफ कर लें, तो जरा अपने पास बैठ के जरूर सोचिएगा कि क्या आपकी जमात और आपका लीडर तारीख के असल जगह पर और तारीख में हक के मकाम पर खड़ा है या हाथ में तस्वीर लेकर। अच्छा इख्तियार साहब, जो आप रिटर्न मांग रहे हैं मुतालिबात, वो क्या NRO की तशहीर के लिए मांग रहे हैं वाकई? देखिए, कोई ऐसी बात जो कौम के साथ शेयर करने की हुई वो जरूर शेयर करेंगे, लेकिन इस इंटेंशन के साथ कि इनसे जो भी हम लेंगे लिखकर वो हम उठाकर तो पब्लिश करेंगे या उसको ऑन एयर दिखाएंगे, इस तरह की कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन चूंकि वो जहाँ पे मीटिंग होती है वो कौमी असम्बली है और कौमी असम्बली में उस मीटिंग को चेयर कर रहा होता है कौमी असम्बली का स्पीकर।
ईच एंड एवरीथिंग आप जब जो भी चीजें लाते हैं वो ऑन रिकॉर्ड आता है, उसकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स बनती हैं और सारी चीजों को ऑन रिकॉर्ड, अगर हुकूमत ने आपसे कोई मुतालिबा करना हुआ तो भी आपको वो लिख कर देगी। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जहां तक मेरा ख्याल है, पीटीआई को इस वक्त मुज़ाकरात यहाँ हो या वहां हो, जनूब में करें या शमाल में करें, उससे इनको मेरे ख्याल में कुछ मिलना नहीं है। द ओनली थिंग इज, इनका सारा तकिया जो है वो 20 जनवरी के जो हल्फ बर्दारी है अमेरिका में उस पर है। नदीम साहब से इसको पूछते हैं, आपने मुज़ाकरात के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह जवाब दे दिया कि कुछ नहीं मिला। दो जुमले ही कहूंगा, फिर आप नदीम भाई से पूछ ले। वहां से इनको मिलना कुछ नहीं। मुझे जो लगता है कि अमेरिका में वही मिथ है कि देयर आर नो फ्री लंच। ठीक है नदीम कुरैशी साहब, तो ये फ्रंट डोर बैक डोर इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं और भी जो रोशनदान है वहां से भी झांकने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तय कर लें आप फ्रंट डोर से मुज़ाकरात करने हैं या बैक डोर से मुज़ाकरात करने हैं, और कहां कहां बात चल रही है? देखिए, पहली बात तो ये है जवाद साहब, पूरे पाकिस्तान के एनालिस्ट, पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी और हमारे तमाम पॉलिटिकल अपोनेंट और सहाफ़ियों का और एनालिस्ट की बहुत बड़ी एक जो तादाद थी जो हुकूमती लाइन को टो करती थी कि तहरीक इंसाफ तो जी स्ट्रीट पॉलिटिक्स करना चाहती है, तहरीक इंसाफ तो एजुटेशन की पॉलिटिक्स पर यकीन रखती है, ये तो सियासी जमात ही नहीं है। अगर आज हम मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं, ये मुज़ाकरात सिर्फ तहरीक इंसाफ इसकी बेनिफिशरी नहीं होगी, इसका ये पाकिस्तान बेनिफिशरी होगा। ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए है। हुकूमतों में बैठे हुक्मरान अमूमन इस तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं कि उनका ये इक़्तिदार दबाव बख्शेगा, कोई ये ऊपर खिज़र लेकर आए हैं, इन्होंने आब हयात पिया हुआ, ये हर हुक्मरान को ये खुमार आ जाता है। ये इक़्तिदार की कुर्सी इतनी नशे वाली और इतनी रंगीन होती है कि हर शख्स यहाँ बैठकर समझता है कि मैंने यहाँ से उठना नहीं है, लेकिन फिर वही लोग गर्दनें झुकाकर जहाजों में बैठकर खुद साख्ता जिला बत्तियां लेते हैं, वही लोग वहां से अपीलें करते हैं, वही लोग फिर एनआरओज करते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख। नदीम साहब, मुज़ाकरात कहीं और भी चल रहे हैं, बैकडोर फ्रंट डोर, जैसे इरफान साहब ने कहा। देखिए, मैं नहीं समझता कि कहीं कोई मुज़ाकरात हो, और अगर मुज़ाकरात हो भी सही तो उसमें कौन सा हर्ज है? हुकूमत को क्या तकलीफ है? हुकूमत तो बयानियत देती है कि हम तो एंटी स्टेट लोग हैं। जब हम स्टेट के साथ अगर कहीं और बात चल रही है तो फिर हुकूमत से मुज़ाकरात करने का, यही तो इरफान साहब कह रहे हैं कि फिर हमसे मुज़ाकरात करने का क्या फायदा? अच्छा, एक और बात है, आपका सोशल मीडिया जो सेल है वो मुसलसल ये कह रहा है कि हुकूमत बदनीयत है, हुकूमत की तरफ की हुकूमत की नीयत सही नहीं है। इरफान साहब ने उस पर भी आज जवाब दिया, उन्होंने कहा अगर हमारी नीयत ठीक नहीं तो भाई हमसे बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं गुजारिश आपसे कर दूं, सोशल मीडिया जरूरी नहीं कि सारा तहरीक इंसाफ के लोग ही उसको चला रहे। आज जिस दौर में आप और हम हैं जवाद साहब, ये हर शख्स के पास इंफॉर्मेशन का सोर्स है, हर शख्स अपनी राय देता है। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि आप जब एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ना उस में कमी ला रहे हैं, ना पकड़ धकड़ में कमी ला रहे हैं। अभी आपने देखा कि चेयरमैन सेनेट ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए एजाज चौधरी साहब के, जो मुंतखब सेनेटर है तहरीक इंसाफ के, पीराना साली में है, 2 साल से जेल में है। उन प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद उन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। किसने नहीं किया? पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं किया, क्योंकि कोर्ट की वजह पंजाब आती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हुकूमती रवैयों में तजाद ना हो तो हमें कोई हर्ज नहीं है। हम इनके साथ बैठे हुए हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम पाकिस्तान के आइन पर, पाकिस्तान के कानून पर भरपूर यकीन रखते हैं। स्पोक्स पर्सन हैं, वो इतने सीखपा क्यों हुए हुए हैं? दूसरा, मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ, मेरे इफ्तार वली भाई बड़े खूबसूरत इंसान है, इनका चाशनी से भरा हुआ है, लेकिन मजबूरी है हुकूमतों की जब तर्जुमानी करनी हो तो बहुत सारे कड़वे बादामों वाली गुफ्तगू भी करनी पड़ती है किसी शख्स को। मैं इनकी बात का बुरा नहीं मानता, ये मजबूर है। ये एक ऐसी जमात में है जहाँ एक खास फैमिली की कासलेसी किए बगैर, उस फैमिली की खुशामद किए बगैर ये पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकते। अमेरिका इख्तियार साहब, नदीम साहब जैसे कह रहे हैं, आप खुशामद कर रहे हैं, आप जरा इसको क्लियर कर दीजिए, पर मुझे ब्रेक पर जाना है। ये फैक्ट्स बता रहे थे या खुशामद कर रहे थे? नदीम भाई, मुझे खुशामद अगर करनी होती तो मैं खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून की सियासत ना कर रहा होता। यहाँ पर इक़्तिदार में जो लोग आज आपकी जमात है, अपनी जमात से पूछ लें कि कितनी बार
मुझे उन्होंने वजारत की ऑफर की है। अपने बड़ों से पूछ लें, और आपसे पहले जिनकी हुकूमत थी उनसे भी पूछ लें, और उससे पहले जिनकी हुकूमत थी उनसे भी पूछ लें। चले, बिल्कुल ठीक है। कता कलामी की माजरत चाहूंगा, मुझे ब्रेक पर जाना है। पाकिस्तान ठीक, बिल्कुल ठीक है। इख्तियार वली खान साहब, नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे गजा में जो अमन मुआहदा हुआ है, ये अमन मुआहदा मुस्तकिल अमन मुआहदे की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, इस पर बात होगी। और अमेरिका का जो 47वां सदर है वो अमेरिकी पॉलिसियों में किस हद तक तब्दीलियां लेकर आएगा, ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब बात करेंगे गजा अमन मुआहदे की, जिस पर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। इसराइली काबीना के अंदर भी आज ये मुआहदे के नुकात पेश कर दिए गए हैं जो हमास के साथ मुआहदा हुआ है इसराइल का। क्या अमन मुआहदा जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर हो जाएगा? फिर अमेरिका का 47वां सदर पॉलिसी में क्या तब्दीलियाँ लेकर आएगा? खारजी मामलात में पाकिस्तान कहाँ पर होगा? इस तमाम तरह सूरत हाल पर प्रोग्राम में बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है साबिक़ सफ़ीर सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर वक़ार हसन साहब ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। जमील साहब, अमन मुआहदा हो चुका है गजा के अंदर, इसराइली काबीना में भी बाज़ाब्ता तौर पर इसको पेश कर दिया गया। कितनी बड़ी अहम पेशरफ्त है ये, और मुस्तकिल अमन मुआहदे की तरफ जाता देख रहे हैं इसको आप? मुस्तकबिल की तरफ तो जब से इजराइल वजूद में आया है, कभी भी मुस्तकिल अमन मुआहदे की तरफ या अमन की तरफ उसने कभी सोचा भी नहीं है। लेकिन बहरहाल ये मुआहदा हुआ है, एक अच्छी बात है। और इसमें कलीदी जो किरदार अदा किया है वो ट्रंप फैक्टर ने किरदार अदा किया है। बाकी भी इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं उस पर आ जाता हूँ। और वो इस वक्त इसकी ज़रूरत भी थी। तकरीबन 46,899 तकरीबन 47,000 अफराद शहीद हो चुके हैं। मलबा वहाँ कोई तकरीबन 43,000 मलबा वहाँ पड़ा हुआ है। लोगों की जानें गई हैं। वहाँ यूएन स्टाफ 200 से ज़्यादा जो है जहाँ बाग हुए हैं। बहुत सारी तबाही बर्बादी हो गई, इसकी ज़रूरत थी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर काबिल सताइश है कि हमास ने सस्टेन किया है। ये इतना अरसा सस्टेन करना, 15 महीने, कोई मजाक बात नहीं है कि इतनी बड़ी कुव्वत के सामने सस्टेन करता रहा। जबकि नेतन्याहू ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा उसने जिक्र किया कि मैं सारे के सारे हॉस्टेजेस छुड़वा के रहूंगा और उसके बाद बात करूंगा और अपने अहदाफ हासिल करूंगा। वो नहीं हुआ। आपने बात की डोनाल्ड ट्रंप की भी, यकीनन डोनाल्ड ट्रंप फैक्टर इसमें भी है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियां जो हैं अभी सारी की सारी दुनिया उस पर बड़ी इनक्विजिटिव है, तजब्जब का शिकार है कि क्या होने वाला है। लेकिन उन्होंने 100 दिनों का एक उन्होंने दे दिया है अपना प्रोपोज्ड प्लान कि आके उन्होंने करना क्या है पहले दिन से। उस पर भी हम आ जाते हैं चंद लम्हों में, और साथ में इसको कंपेयर कर लेंगे 2017 में उन्होंने क्या क्या किया। और लेकिन उससे पहले मैं एक बात करता चलूँ जो आपने अहम की कि पाकिस्तान और यकीनन खित्ते के दूसरे ममालिक जियोपॉलिटिकल तनाजुर में वो कहाँ खड़े हैं। जियोपॉलिटिकल तनाजुर में आपने देखा कल जो डेवलपमेंट हुई है, पुतिन और रशिया और ईरान ने साइन किया है, वो देखने में तो ज़ाहिरी तौर पर वो एक बिजली घर उसका है न्यूक्लियर का, लेकिन उसके पसे पर्दा बहुत सारी और बातें हैं। पसे पर्दा और भी बहुत सारी बातें हैं। मैं ज़रा आगे चलकर अमेरिकन सिचुएशन पे भी आपसे बात करूंगा। इस वक्त ब्रिगेडियर वक़ार साहब को भी डिस्कशन में इन्वॉल्व कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, हमास से अमन मुआहदा होने के बाद में आप खित्ते में मुस्तकिल अमन कायम होता आप देख रहे हैं? जैसे जब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब से इसराइल का वजूद आया है मुस्तकिल अमन मुआहदा तो इतना आसान नहीं है। जी डॉक्टर साहब कहते हैं बात में बड़ा वजन है। और मैं थोड़ा स्कोर पीछे ले जाऊंगा। इसराइल की एक दाहिवा पॉलिसी है, ये बेन गुरियन के टाइम की आज की नहीं है। और दाहिवा का मतलब है 1897 से यही पॉलिसी चली आ रही है ब्रिगेडियर वक़ार। एग्जैक्टली। तो उसका लुबेलबाब ये था कि फ़लस्तीनी चूंकि डेमोग्राफिकली ज़्यादा है, जैसे इनकी एक नस्ल तैयार हो आप उनको मोव डाउन करते हैं लॉन मोवर की तरह। और ये फिर होता रहा। फिर हम देखा कि अरब इजराइल वॉर्स हुई, फिर फॉलोड बाय जो है उसमें इंतफादा शुरू हुई। और ये अभी आई थिंक 4th इंतफादा है। और ये 1.25 साल चली, जिसमें आई थिंक मेंशन किया गया कि बड़ी रेजिलियंस है। इसमें एक चीज़ और है कि इंसानी अलमिया तो डेफिनेटली है। जो ऑर्डिनेंस डिलीवर हुआ है 85,000 टन जो है 85,000 टन के बराबर जो है
ये ऑर्डर्स डिलीवर हुआ है। हिरोशिमा पे जो बॉम्ब फेंका गया तो 15,000 टन का, तो इसका मतलब है कि आप 6 न्यूक्लियर वेपन ऑलरेडी फेंक चुके हैं एंड यू एक्चुअली प्लास्टर्ड गाजा टू ग्राउंड, जो है तबाह कर दिया। तो ये भी एक आई थिंक हिस्टोरिकल है कि इतना बड़ा वो लेट्स से, तो इसमें इंटरनल प्रेशर भी था उसके अंदर। डेफिनेटली हमास की रेजिलियंस है, फिर हिजबुल्लाह ने ज्वाइन किया, उनके साथ भी इनका ट्रूस हुआ है। और लेकिन उसके अंदर जो इसराइल की अपनी कैजुअलिटीज हुई हैं, स्पेशली आर्मर की सीनियर कमांडर की और पीटीएस की केसेस हैं 120,000 इसराइली फोर्सेज में। तो एक लॉजिस्टिकली मैं देख रहा हूँ कि एक टायर्डनेस भी नजर आ रही है कि वो थक गई है फोर्स। इतना बड़ा आई थिंक कैंपेन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिलिस्तीनियों ने एक चीज आई थिंक रकम की है तारीख में जो बाकी कौमों को सीखना चाहिए, वो ये है कि अगर कॉज आपकी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट, बहुत बड़ी कॉस्ट है। अभी तो 50,000 की बात हो रही, लेकिन कह रहे हैं कि 30% अभी तक अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, जरूबल में दबे हुए लोग हैं। तो शायद ये फिगर जो है क्लोजर टू जो है 75,000 पे चला जाएगा, और इसमें बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं। दूसरा ये कि जो चेंज सीरिया में आई है, जिसमें आई थिंक एक बिल्कुल नई रजीम आई है और वो इसराइल के साथ आके बैठ गई है, तो उसमें टर्की इसराइल के दरमियान भी काफी टाइम, मेरे ख्याल में स्टेबिलिटी की तरफ चीजें नहीं जाएंगी। हाँ, ये जरूर है कि इस वक्त चूंकि एक इंसानी अलगियां भी है, पॉइंट स्कोरिंग भी करनी थी। हालांकि अमेरिका चाहता तो आई थिंक पहले हफ्ते में जंग बंद करवा सकता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल ठीक है, आपको पॉइंट है। ब्रिगेडियर साहब आगे बढ़ लेते हैं, जरा अमेरिका के इंतखाब के बारे में बात कर लेंगे। वो हल्फ उठाने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को, तो क्या तब्दीलियां आएंगी, क्या तब्दीली वो लेकर आएंगे? अमेरिका में बड़े बड़े वादे उन्होंने किए हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है खारजी मामलों में पाकिस्तान कहां पर नजर आएगा? नहीं, पाकिस्तान तो मैंने जैसा कि कहा कि बड़े इंक्विजिटिव फेज में है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो इस वक्त कंसिडरेशन है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका की कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी है उसको उसी तरह लेके जाएगा। मेरा अपना तजिया ये है कि हाँ, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी में। और जब कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी में नहीं आएगी तो औकास में कोई तब्दीली नहीं आएगी, और जब औकास में कोई तब्दीली नहीं आएगी तो क्वाड में कोई तब्दीली नहीं आएगी, और जब क्वाड में कोई तब्दीली नहीं आएगी तो जो इंडिया को इन्होंने इस पूरे खित्ते में काउंटर बैलेंस के तौर पर मजबूत और मरबूत करना शुरू कर दिया है अमेरिका और उसके एलाइज ने, तो वो उसी तरह जारी रहेगा। तो मुझे उस मामले में नजर आता है कि पाकिस्तान कुदरती तौर पर एक इसका जो नेचुरल अमल है, डोनाल्ड ट्रंप अगर उस तरफ भी जाए तो पाकिस्तान का ये प्रेशर बरकरार रहेगा। अभी तक तो हम उसको नेविगेट कर रहे हैं, अभी तक तो हम उसे फोंक के कदम रख रहे हैं। आगे जाके कितना प्रेशर आता है, कितना सस्टेन किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप देखें, आपने इसमें भी जो गजा की आप बात कर रहे थे उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर अगर एग्जर्ट ना करते तो ये तो मई 24 की बात है ना कि जो बाइडेन ने एग्जैक्टली 3 फेज प्लान यही दिया था जो सिक्योरिटी काउंसिल ने एंडोर्स किया था, लेकिन वो नहीं हो सका। नेतन्याहू या उस अंदाज में सीरियस नहीं था वो डोनाल्ड ट्रंप के उस पर प्रेशराइज कर सके। इसने क्योंकि अनाउंस कर दिया था, कैंपेन में अनाउंस कर दिया था और कहा था कि मेरे ऑफिस में बैठने से पहले ये खत्म हो जाना चाहिए, उसने किया। अच्छा, खैर इसमें हम बात कर चुके हैं। अभी आ जाते हैं पाकिस्तान के मामले में, तो यकीनन ये भी मामला है। दूसरा ये है कि रशिया और इसका जो एग्रीमेंट हुआ है कल ईरान का, ये मेरे नज़र में काफ़ी कलीदी सी बात है और काफ़ी अहमियत की एक नया उभार आ गया है जियोपॉलिटिकल, रीजनल और ग्लोबल में, क्योंकि रशिया, रशिया, ईरान और उसके साथ नॉर्थ कोरिया, इनका जो हम आहंगी है और पसे पर्दा चाइना, तो वो जो हम आहंगी है वो काफी मजबूती की तरफ जा रहा है। रशिया का अपना इंटरेस्ट ये है कि इस खित्ते में जाहिर है उसकी अपनी जो प्रेजेंस है उसको बरकरार भी रखे। बिल्कुल ठीक है। गैर मुल्की तारकीन वीजा पॉलिसी के हवाले से भी मैं आपसे बात करूंगा। तो ब्रिगेडियर साहब की तरफ आते हैं। ब्रिगेडियर साहब, खारजी मामलों में आपको कहाँ दिख रहा है पाकिस्तान, और क्या कोई कश्मीरी उम्मीद लगा सकते हैं नए आने वाले सदर से? ये मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू नक्शा साहब, बिकॉज डेफिनेटली उनकी बातों में वजन है। कुछ चेंजेस आई हैं, लाइक अभी आई थिंक चाइना के डिप्टी प्रेसिडेंट जो है जा रहे हैं, क्योंकि एलॉन मस्क ने बड़ा प्रेशर डाला हुआ है कि आप चाइना से बात करें, तो मे बी यू सी कोई शायद लॉन्ग टर्म पॉलिसी में थोड़ा सी सॉफ्टनेस आए। बाकी जो है भारत के ऊपर भी प्रेशर है, ऐसा नहीं है कि भारत जो है वो फील्ड है उसमें, स्पेशली इमिग्रेंट का इशू है, जहाँ पे जब एलॉन मस्क को विवेक रामास्वामी ने सपोर्ट करी तो मेगा क्राउड उनके पीछे पड़ गया था, और मेगा क्राउड का बड़ा आई वुड से वेट है ट्रंप के पीछे, और उसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकता। बाकी अमेरिका किसी हद तक रशिया यूक्रेन वॉर में, क्योंकि भारत ने न्यूट्रल स्टांस लिया, बल्कि थोड़ा टिल्ट था रशिया की तरफ, स्पेशली ट्रेड के मामले में एनर्जी, उससे बहुत नाराजगी थी, और ये कंटिन्यू करेगी एस्टैब्लिशमेंट में, बिकॉज इसीलिए फिर जो ये जो क्वाड है उसके अंदर भारत को वीकेस्ट लिंक भी कहा जाता है।
क्योंकि चाइना ने जब 2020 में से इलाका लिया तो वो स्टैंड नहीं कर सकती, उनकी मिलिट्री जो है तकरीबन 4,500 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में दे लॉस्ट है। और फिर वेस्टर्न कमेंटेटर ने कहा जी कि इसको अगर आप एशिया पिवट में खड़ा करते हैं इतना वीक है कि अपना एरिया नहीं ले सकता, दैट्स व्हाई फिर ऑकस केम अप और क्वाड जो है काफी पीछे चला गया। तो ये एक फैक्टर है कि डिस्पाइट के स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है, ट्रंप की मोदी के साथ भी केमिस्ट्री है। मेरे ख्याल में जो है इसमें ट्रंप के पास ऑलरेडी प्लेट फुल है। आई थिंक 3 बड़े एरियाज हैं, रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद वेस्ट एशिया में जो उसने पीस करवाया या वहां में गॉड। तो ब्रिगेडियर साहब अफगानिस्तान की सूरत हाल पे मैं चाहूंगा आप थोड़ा स्टांस दे दें कि वहां पर जो इस वक्त अफगानिस्तान जो दहशतगर्दी का मरकज बना है, पड़ोसी ममालिक में जो सूरत हाल है अफगानिस्तान की दहशतगर्दी की वजह से वो अपनी ज़मीन को इस्तेमाल होने से नहीं रोक पा रहा है, वहां पर उबूरी सेटअप, क्या ये भी ट्रंप की प्रायोरिटीज में होगा? इसमें भी बातचीत शुरू होगी, क्योंकि देखें इसमें अभी बात करनी चाहिए। यूएस एस्टैब्लिशमेंट स्पेशली CIA $87 मिलियन पर वीक देती रही है और एक कैलकुलेशन कहती है कि 17 से 20 अरब डॉलर ये दे चुके हैं तालिबान को डायरेक्टली इन कैश 2021 से। और ट्रंप जो कैंप है उसमें बड़ी बात हो कि इतना पैसा आपने क्यों जाया किया, वो कहता है एक राइफल नहीं छोड़नी चाहिए थी, चूंकि विड्रॉल जो था बाद में इसके टाइम पे हुआ, जो बाइडेन के टाइम पे। तो ये एक फैक्टर होगा कि शायद उस पर आए। बाकी जो है टेररिज्म इज अ मेजर इशू, बल्कि आई वुड जस्ट लिंक इट कि ट्रंप की इनॉग्रेशन भी शायद इंडोर हो रही है, बड़ी सीरियस थ्रेट है। और वो कह रहे हैं सर्दी की वजह से इसके अंदर 3 बड़ी आई थिंक टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं अमेरिका में 1 जनवरी को, और ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन है। तो उस लिहाज से इंटरनली एक्सटर्नली बहुत ज्यादा प्लेट उसकी फुल है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अगर प्रायोरिटी देखें कि जून जुलाई में तो बातचीत इस पर नजर आएगी को फिल फॉर आई डोंट थिंक सो एनी मेजर पॉलिसी शिफ्ट वुड कम, वो ऐसे स्टेटस को चलता रहेगा। जी ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो अफगानिस्तान के हवाले से मैं चाहूँगा मुख्तसर आप जवाब दे दें इस पर कि क्या सोच रहा है अमेरिका, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है, अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। दूसरा, गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से वीज़ा पॉलिसी में आप कोई तब्दीली आती देख रहे हैं? जी हाँ, वो तो तब्दीली अनाउंस कर दिया है, लेकिन अफगानिस्तान के बारे में जहाँ आपने बात की है, अफगानिस्तान के 20 जो दहशतगर्द ग्रुप अक़वाम मुत्तहिदा के मॉनिटरिंग टीम ने रिपोर्ट कर दिया है सिक्योरिटी काउंसिल को, उसको इंडोर्स करता है अमेरिका। और उसकी वजह से अमेरिका की नज़र इस पे यूं रहेगी और डोनाल्ड ट्रंप की कि ये दहशतगर्द, क्योंकि अमेरिकन अपनी एजेंसियां ये समझती हैं और बहुत दफ़ा तज्जिया देती हैं कि इनमें से दाइश और बाकी जो कुछ ग्रुप्स हैं जो कि ट्रांस अटलांटिक या ट्रांस फ्रंटियर ये ट्रांसनेशनल टेररिज्म कर लेंगे, तो उसकी वजह से यकीनन उनको इस पे कोई लायामल तैयार करना पड़ेगा। और उसमें पाकिस्तान क्योंकि उसका एलाइज रहा है अमेरिका का, पहले भी साथ देता रहा है, तो वो तवक्को करेंगे कि पाकिस्तान को मिला के अगर ये मामला कंट्रोल नहीं होता है मजीद उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे इसको। ये रहा अफगानिस्तान की बात। इमिग्रेशन का जहाँ तक और वीजे का ताल्लुक है, वो तो 100 दिन के प्रोग्राम में जो उन्होंने प्रपोज किया है 25 का, ये उसमें भी था, पिछली दफा भी था, जिसमें दीवार खड़ी मैक्सिको की और मैक्सिको के लिए और 6 ममालिक पर पाबंदी लगा दी थी। इस मरतबा भी ये इसकी इमिग्रेशन पॉलिसी सरे फहरिस्त है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ठीक है, ये पॉलिसी सरे फहरिस्त है। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब खता खाने की माजरत चाहूँगा, प्रोग्राम का वक्त हमारे पास बहुत महदूद है। ब्रिगेडियर वक़ार हसन साहब हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अमेरिका में पल पल हुई तब्दीली के बारे में बोल न्यूज़ भी आपको अपडेट कर रहा है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप बरसर इक़्तिदार आ जाएंगे, क्या तब्दीलियाँ होंगी, इस पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चा भी की जा रही है। डेमोक्रेट्स के रुकने अवान नुमाइंदगान टॉम स्वाज़ी ने बोल के एंकर पर्सन आदिल अब्बासी से गुफ्तगू की है, आपको भी सुनवा देते हैं। We have with us honorable Democratic leader Tom Suozzi, who's not just a prominent figure, political figure in America, but he has been a great friend of Pakistan as well. And we are going to discuss long-range issues like diplomatic ties between US and Pakistan, business community, Pakistani community, future of this relationship, and how we're going to see next 4 years of next American president, Donald J. Trump. Tom Suozzi, thank you so much for giving your precious time. I know you are too busy, but even then... Thank you as well. Shukriya. Thank you so much for having me on your show. Let me ask you my first question. The US-Pakistan have a long, complex relationship and history. So what new steps is the US and Pakistani caucus taking to deepen diplomatic ties further? Well, like you said, it's a long relationship, and it's been complicated over the years. True. Some years have been so strong and so positive, and other years have been down points as well.
And my goal is to try and rebuild the relationship between the United States and Pakistan. And I can't tell you what President Trump is going to do, but I know that I, along with members of Congress, want to work together to try and build the relationship with the U.S. and Pakistan. So, if I would ask you that what kind of steps you are going to take or you have taken already to rebuild the trust between these two countries? I want to go back to Pakistan, number one. Number two, I want to hold a conference in Washington, D.C., where I bring together leaders from Pakistan, leaders from the United States of America, the State Department, USAID, the Ambassador's Office, to talk about what's the history of Pakistan and the United States, what's the current status, and what's our vision for the future. And one of the big things I hear people talk about the most is the need for economic investment by U.S. companies into Pakistan. If may I ask you, how do you see the relationship between U.S. and Pakistan under Donald J. Trump's presidency? You never know what Trump's going to do. Okay, so it's I don't think anybody who has the answer to that question and knows exactly what's going to happen should make a big investment in the stock market today, because they'll know exactly what's going to happen. But you know, we've had our concerns with President Trump with the Muslim ban that he did previously. Pakistan's a very important country. It's very strategically located in the world. It's in the middle of a lot of different things happening in the world. It's a nuclear power. It's got a huge population, a lot of young people in the population. And we don't see, I think, Pakistan advancing as much as it could be economically. And I think for Pakistan to advance economically, it has to change certain things to make it more attractive for foreign investment. You need the private sector to invest. And the private sector is only going to invest if they think that they can be successful, if they can be profitable. After Afghanistan episode, do you really think that American administration's interest will be the same in that particular region, if I would ask you, particularly in Pakistan? We need to educate people that Pakistan's had to fight terrorism. They've suffered tremendously at the hands of terrorists. They want to stop terrorists as much as America wants to stop terrorists. And we need to work on building those personal relationships. We need the United States diaspora, the Pakistani diaspora in America, to help to facilitate the relationships. Organizations like APEC, American Pakistani Advocacy Group, have heard that they are doing a great job. So organizations like that can play any role in this whole process? Very much so. APAC is doing a fantastic job. In the United States, our goal is to have a stable Pakistan that succeeds in the future. We don't want to see an unstable Pakistan. After all, they're a nuclear power and they're located in this very important location. Plus, we have a lot of friends there. I personally have a lot of friends that are Pakistani Americans. So we want to see Pakistan succeed. I don't want to get involved in the internal politics of Pakistan. And you know, you see a lot of people in America, a lot of Pakistani Americans, you know, they're either with the government or they're with the opposition party. I can't understand the complexities of that. And I don't want to be involved in the complexities of that. What I want to do is build a relationship between the U.S. and the Pakistani government and get private sector investment to increase in Pakistan so that the people in Pakistan can live better lives, be more productive, be more successful, and the United States can have better investments. So when are we going to see you in Pakistan? I think in the first half of this year is my goal. That's a pleasant meeting with you. Thank you so much for giving your precious time. टॉम सवाजी की गुफ्तगू आपने सुनी। वो पाकिस्तान आना भी चाहते हैं, पाकिस्तान से ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर भी करना चाहते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप अब 20 जनवरी को बरसर इख्तिदार आ जाएंगे। रिपब्लिकन्स की इस पर क्या पॉलिसी होगी, ये भी अगले कुछ दिनों में वाज़ेह होने वाली है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।